सभी का बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत है। अगर कोई बच्चा एलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहा है और वो मेन पेपर की तैयारी करना चाहता है तो वो बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर के साथ जुड़ सकता है। यहाँ पर आपको मेंस प्लस प्री की तैयारी करवाई जा रही है और किस तरह के कुछ क्वेश्चन है आपके सामने मैं इनको रख रहा हूँ। पाणिनि का हिमाचल के इतिहास में क्या औचित्य है? आपको इसे 50 से 100 शब्दों में लिखना है और इसके आपको मार्क्स 3 मिलेंगे। तो जब आप पाणिनि के बारे में लिखेंगे और वो हिमाचल के बारे में औचित्य का मतलब है कि हिमाचल के बारे में किस तरीके से पाणिनि को जोड़ा जाता है, या पाणिनि हिमाचल प्रदेश के किन किन जिलों के बारे में अपनी किताब अष्टाध्याय में वर्णन करते हैं। और ये किताब जो अष्टाध्याय है, ये किताब हिमाचल के इतिहास को किस तरह प्रदर्शित करती है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको यहाँ पर लिखने हैं। फिर दी एंड जब आप ये सारी की सारी बातें लिखने का प्रयास करेंगे तो नंबर 1 नंबर 2 पे मैं यहाँ पर पॉइंट आपको बताता हूँ। पहली बात, पाणिनि के बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है, पाणिनि के बारे में कि पाणिनि कौन है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हिस्ट्री का आपको फेज लिखना है, थोड़ा सा आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि पाणिनि जो है एक कवि हुए हैं और लेखक इतिहासकार हुए हैं। इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम आप अष्टाध्याय देखते हैं। फिर पाणिनि जिस टाइम में हुए वो इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ एक कहते हैं 2वीं से 3वीं सदी के बीच में इन्होंने जो बातचीत लिखी है, कुछ एक कहते हैं नहीं ये टाइम सही नहीं है। तो एग्जैक्ट टाइम बताना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर भी आप कह सकते हैं कि 2वीं से 4वीं शताब्दी के बीच में कुछ एक इतिहासकारों के मत माने तो पाणिनि जिए हैं। ये आपको अच्छे से पता चल गया। पाणिनि के बारे में जब ये बात लिख बैठते हैं तो फिर आपके सामने एक सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि जो पाणिनि की अष्टाध्याय है, पाणिनि की अष्टाध्याय के बारे में जब आप बातचीत करेंगे तो आप लोगों को इस बात पे भी गौर करना है कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास की जब आप बातचीत करेंगे, हिमाचल की जब आप बातचीत कर रहे हैं तो हिमाचल के लिए पाणिनि क्यों इम्पोर्टेंट। तो पाणिनि की जब बातचीत करेंगे आप तो चंबा जो हमारा हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है और कांगड़ा जो हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, इसके साथ ही जो हमारा त्रिगत है पूरा का पूरा, उसके बारे में पाणिनि ने काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा है। पाणिनि ने काफ़ी अच्छे तरीके से इन के बारे में अपनी किताब अष्टाध्याय में लिखा है। डिटेल में जब आप जाते हैं तो पाणिनि की जो अष्टाध्याय है जिसमें आप कई चीज़ें देखते हैं, तो त्रिगत के साथ साथ ही अगर हम बातचीत करेंगे तो जो नदियां हैं हिमाचल प्रदेश की, उन नदियों के बारे में, नदियां जो है उसके बारे में इन्होंने लिखा है, काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा है। स्पेसिफिकली जब त्रिगत को इन्होंने डिफाइन किया है तो रावी, व्यास और सतलुज के बीच के जो क्षेत्र है उसको इन्होंने डिफाइन किया अपनी किताब अष्टाध्याय में। जब आप चंबा के इतिहास की बातचीत करेंगे तो चंबा के इतिहास के बारे में जब आप चर्चा करेंगे तो चंबा के इतिहास के बारे में इन्होंने लिखा है कि जो जम्मू था, जम्मू के साथ चंबा के कैसे संबंध थे। तो जब आप चंबा की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर इसको दर्शाया है और जो बेसिकली सोर्स है, जो ऑथेंटिकेशन जो मिली है जिन रिसोर्स को, वो पाणिनि की अष्टाध्याय है। उसके बेस पर चंबा के इतिहास को अलग अलग लेखकों ने लिखा है। तो इसको यहाँ पर आप प्रदर्शित कर सकते हैं कि चंबा और जम्मू के बीच का किस तरीके से भौगोलिक रिलेशन था, किस तरीके से सांस्कृतिक रिलेशन था, या हम बातचीत करें तो कैसे संबंध उनके रहे आपस में, शादी विवाह वहाँ पर हुए, जो डिस्प्यूटेड एरिया थे उनको आप यहाँ दिखा सकते हैं। चित्रगढ़, गुलाबगढ़ का आप विवरण कर सकते हैं। भले ही जो रीजन है उसका और जम्मू के बीच की जब लड़ाई की चर्चा आती है तो वो पाणिनि की अष्टाध्याय में देखने को मिलती है। फिर ये तो बातें हो गई, अच्छे से आपको क्लियर हो गई कि ये चंबा के बारे में आपने लिखना है। फिर पाणिनि की अष्टाध्याय सबसे जो अच्छा विवरण देती है, जो कांगड़ा का इतिहास है उसके बारे में इन्होंने लिखा है। कांगड़ा के जब इतिहास को आप पढ़ेंगे तो कांगड़ा का जो इतिहास है, कांगड़ा का इतिहास इन्होंने अपनी किताब में दर्शाया है। मैं यहाँ पर 2-3 पॉइंट आपको बताना चाहूँगा। पहली बात तो जो ये त्रिगत रीजन है इसको बड़े अच्छे तरीके से हमारे जो पाणिनि जी है उन्होंने इसको डिफाइन किया है। तो आप डिफाइन कर, जो भी आज डेफिनेशन देखते हैं
वो पाणिनि की अष्टाध्यायी के अनुसार ही आपको देखने को मिलेगी। फिर चलो ठीक है, ये अच्छी बात है, आप त्रिगत की बातचीत करेंगे। तो जो त्रिगत जिन नदियों के बीच का क्षेत्र था, उन नदियों को पाणिनि ने बड़े अच्छे तरीके से अपनी अष्टाध्यायी में वर्णित किया है। ठीक है, नदियों के बारे में इन्होंने वर्णन किया। सबसे बड़ी बात जो है, जब आप कांगड़ा के इतिहास को पढ़ते हैं तो जो पाणिनि है, पाणिनि कबीलाई परिवार की बातचीत है। कबीला जो कबीलाई जो परिवार था, कबीलाई परिवार की चर्चा जो है आपको पाणिनि की अष्टाध्यायी में देखने को मिलेगी। जो पाणिनि की अष्टाध्यायी कबीलाई परिवार में जो उस वक्त ट्राइबल फैमिलीज होती थी, उसकी चर्चा उन्होंने की है। और साथ में सबसे बड़ा फोकस इन्होंने किया है कि जीविका कैसे कमाते थे, और जीविका की इन्होंने चर्चा की अपनी अष्टाध्यायी में। और जीविका की चर्चा की बात करते करते इन्होंने एक नया मतलब जो वर्ड दिया है, एक नया वर्ड आया है आयुधजीवी। और इस आयुधजीवी को इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन किया हुआ है, ये आपको अच्छे से समझना है। जो आयुधजीवी है, आयुधजीवी का मतलब इन्होंने लिया है कि एक ऐसा कबीला होता था, एक ऐसा परिवार होता था जो युद्ध करके अपनी जीविका कमाता था और अपने परिवार को चलाता था। तो जब ये सारी बातें आप यहाँ से मतलब जान बैठते हैं, तो मेरे हिसाब से 50 से 100 शब्द हो गया। अगर आप इसको अरेंज करें तो पाणिनि का हिमाचल के इतिहास में क्या औचित्य है आप अच्छे से समझा सकते हैं। पहले तो थोड़ा सा पाणिनि के बारे में 1 या 2 लाइन में, ज़्यादा नहीं, कितना 1 या 2 लाइन में लिखने का प्रयास करना है। फिर दूसरी बात क्या है कि इन्होंने किसके बारे में लिखा है, किस तरीके से ये हिमाचल प्रदेश का एक प्रकार का इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं, या क्यों पाणिनि का अष्टाध्यायी जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। विश्व का सबसे पुराना ग्रामर का जो मतलब ग्रामेटिकली जो पार्ट है वो पाणिनि की अष्टाध्यायी में लिखा हुआ संस्कृत का ये मतलब व्याकरण है, आपको इसको अच्छे से समझना है। तो इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा और इसको लिखिएगा भी, क्योंकि अगर आप एलाइड की तैयारी कर रहे हैं और स्पेसिफिकली आप सच में चाहते हैं कि आपको उसमें सिलेक्शन लेना है, तो आपको अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर कोई बच्चा प्री का भी मतलब तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए मॉक टेस्ट PYQ नाम की एक सीरीज चली हुई है। इसके अलावा अभी एलाइड के मॉक टेस्ट जो है वो भी अवेलेबल है, वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स चाहिए तो नोट्स भी आप मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं, अभी आगे मैं नंबर दूंगा आपको। इसके अलावा अगर आप करंट और हिमाचल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप इस मंच के माध्यम से पढ़ सकते हैं। और स्पेसिफिकली मेंस की तैयारी के लिए आप अगर आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, वहाँ पर आपको ढेर सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस रहेगी, और आपको एक मॉडल क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिस तरीके से अभी ये आपको बताया गया। ऐसे इसका जो पूरा का पूरा आपको कुछ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसकी एक पूरी डिजिटल बुक बनी है। इसके कम से कम उसमें 500 क्वेश्चन है जो आपको वहाँ पर क्वेश्चन आंसर भी दिए, हिमाचल के हैं, उसमें कुछ एक GS के अन्य जो सब्जेक्ट रहते हैं, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, वहाँ से भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पर आपको आंसर भी देखने को मिलेगा और आप उसके साथ अपना आंसर मैचअप करके जो चीज़ें आप ऐड ऑन नहीं कर पाए हैं उसको ऐड कर सकते हैं। ये था एक क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इसे लिखना कितने शब्दों में है? 200 से 300 शब्दों में लिखना है और अंक जो मिलेंगे 5 नंबर मिलेंगे। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि क्या क्या आपने लिखना है। हिमाचल की नदियाँ जनजीवन को बेहतर बनाती है। वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग किस तरह इन्हें प्रभावित कर रही है? संरचना व्याख्या कीजिए। पहले तो आपको ये समझना कि संरचना होता क्या है। इस शब्द को पकड़िए, नहीं पता चला तो आप लिख ही नहीं पाएंगे। संरचना जब भी लिखें तो इसका मतलब आपको पहले पॉजिटिव पॉइंट बताने हैं। इसके क्या बताने हैं? जो पॉजिटिव पॉइंट है वो आपको यहाँ पर बताने हैं। फिर पॉजिटिव पॉइंट बताने के बाद जो ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज हुआ है या हिमाचल प्रदेश की ही नहीं पूरे विश्व की नदियाँ भी इससे प्रभावित हुई है, उसके बारे में आपने चर्चा करनी है। पर इससे पहले क्या आपको हिमाचल की नदियों के बारे में ये पता नहीं होना चाहिए कि नदियाँ जो है क्यों इम्पोर्टेंट है, या नदियाँ जो है कितने प्रकार की होती है, या हिमाचल की नदियों के नाम कितने हैं वो आपको पता होने चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर ओवरव्यू देना चाहूँगा कि जब आप इस टॉपिक को लिखें तो आपको थोड़ा सा जरूर लिखना है कि जो क्वेश्चन की शुरुआत करनी है तो हिमाचल की जो नदियां हैं उसको आपने हेडिंग देना है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ बतानी है कि नदियाँ जो है जनजीवन
के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये जीवनदायी लिख सकते हैं, एक वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो नदियाँ हैं वो जीवनदायी है, जीवनदायी में जीवन को देने वाली है। एक वर्ड आपको अच्छे से पता चल गया, हिमाचल प्रदेश में जो नदियाँ हैं वो जीवनदायी है। ये बात क्लियर होगी। जब जीवनदायी है तो कैसे जीवनदायी है, तो आप अच्छे से समझिएगा कि ये क्या देती है। एक लाइन में इसको समअप करना, ये जल देती है, ये आपको साथ में जैव विविधता आपको देगी, जैव विविधता आपको प्रोवाइड करेगी। ये मैं सिर्फ हेडिंग दे रहा हूँ, इसको आप कोरिलेट कीजिएगा। अगर आपको पता नहीं जैव विविधता क्या होती है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर आपको मैं पूरा का पूरा ये मतलब डिटेल नहीं करवा रहा हूँ। जो आंसर की ई डिजिटल बुक है उसमें ये सारे के सारे आंसर लिखे हुए हैं। तो जैव विविधता के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइड्रो प्रोजेक्ट के साथ साथ सिंचाई कृषि के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए जीवनदायी है। तो जब आप यहाँ पर देख रहे हैं तो पहले लिखा है हिमाचल की नदियाँ जनजीवन को बेहतर बनाती है कि नहीं बनाती? हाँ बनाती है। इको टूरिज्म जिसको हम कहते हैं, इसको लाने में हेल्प करती है। इको टूरिज्म के अलावा जो हमारी घाट परंपरा है, घाट परंपरा आपको पता होगा कि घाट जो है जहाँ पर पुराने समय में लोग आटा पीसते थे, तो उस परंपरा को भी ये नदियाँ आगे बढ़ाती है। नदियाँ जो है कृषि की बातचीत की हमने, जैव विविधता की बातचीत की, जल देती है, हाइड्रो प्रोजेक्ट की बातचीत करें, और इसके साथ ही हमारी इकोनॉमी को भी ये आगे ले जाती है। मीन्स ये हमारी जो जीडीपी है स्टेट की उसको भी आगे बढ़ाने में हेल्प करती है। तो इकोनॉमी की दृष्टि से देखें, हम कल्चर की दृष्टि से देखें तो नदियों के आस पड़ोस में जितनी भी सभ्यताएं वो बसी हुई। हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसा है कि नदियों के आस पड़ोस में लोग ज़्यादा बसे हैं पुराने समय में, और यहाँ की जो संस्कृति है वो कुछ यूनिक है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको अच्छे से इसको समझने में हेल्प मिलेगी। जो ये सारी की सारी बातें जब क्लियर हो जाती है तो फिर यहाँ पर आपने आना है कि वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग किस तरह इन्हें प्रभावित कर रही है, संरचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो आप जो है इसके फायदे बताने के बाद आपको एक चीज़ लिखनी है कि देखिए ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, सिर्फ कितने शब्दों में, 2 लाइनों में। ग्लोबल जो वार्मिंग है वो क्या होती है, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन सी गैसेस जो है हेल्प करती है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो गैसेस है कौन कौन सी हेल्प करती है, या ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है वो लिख दिया। ग्लोबल वार्मिंग को लिखने के बाद आप सब लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको डिफाइन करना है। फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिमाचल की नदियाँ कैसे प्रभावित हुई, एचपी की जो नदियाँ हैं किस तरह प्रभावित हुई है, तो आप अच्छे से लिखना कि पानी वहाँ पर सूख गया है। पानी सूखने से क्या हुआ है, जल जो जीवन है वो प्रभावित हुआ है। अब जब जो जन जीवन है वो प्रभावित कैसे हुआ, जो सिंचाई व्यवस्था ठप पड़ी हुई, भी आपने गांव या अपने एरिया के में रहते हैं तो वहाँ पर आपको ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ ही जो नदी नालों के पास खेत थे वो क्या है, वो सूखे पड़े हुए। सूखे क्यों पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ड्रिप इरिगेशन आप यूज़ करते थे या कुल नहरों की व्यवस्था थी उस व्यवस्था का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी की सारी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से घटनाएं देखने को मिल रही है। चक्की व्यवस्था जिसको मैं घराट बोल रहा हूँ, वहाँ पर पानी ना होने की वजह से आटा पीसने में आपको दिक्कत आ रही है। ये सारी की सारी जो घटनाएं हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश ने पूरे विश्व में देखने को मिल रही, पर यहाँ इसको हिमाचल प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नदियाँ जब ग्लोबल वार्मिंग की बातचीत कर रहे हैं तो नदियाँ तो ठीक है इससे प्रभावित हुई है, नदियाँ आपकी प्रभावित हुई है, पर नदियों के साथ साथ ही जो हमारे हिमाचल प्रदेश की जो ग्लेशियर वाली नदियाँ थी, जिसको हम सदाबहार नदियाँ कहते थे, वो सदाबहार नदियाँ जो है पानी विहीन होने जा रही है। तो इनके पानी की मात्रा में कमी आ गई है। जो पानी की मात्रा की कमी है इससे हमारा जनजीवन प्रभावित हुआ। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जो ये सारी चीज़ें थी, ये मैंने कुछ एक पॉइंट आपके साथ शेयर किए कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से किस तरह हमारे हिमाचल प्रदेश की मतलब जो जनजीवन है वो प्रभावित हुआ था। देखो हिमाचल की नदियाँ आपको पता चला, हिमाचल की नदियाँ जो है यहाँ पर आप डिटेल में इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। नदियाँ कोई 2-3 नदियाँ यहाँ पर बता सकते हैं किस तरीके से जो नदियाँ हैं, कितनी नदियाँ हैं, कहाँ से निकलती है, सदाबहार नदियाँ हैं, या फिर यहाँ पर एक पॉइंट आप जोड़ सकते हैं, सदाबहार नदियाँ होगी, साथ में मानसूनी नदियाँ होगी, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं और किस तरह जीवन के लिए हेल्पफुल है। और फिर लास्ट में आप लिख सकते हैं कि इसको हम किस तरीके से मतलब बचाने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हैं कि हम इसे रोक कैसे सकते हैं, हम में सुझाव आप यहाँ पर अपने लिख सकते हैं कि किस तरीके से हम इसको रोक सकते हैं, ये आप अपने सुझाव यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। आप कैसे कह सकते हैं कि गद्दी समुदाय हिमाचल संस्कृति
मतलब हिमाचल संस्कृति प्रतीक चिन्ह का यहाँ थोड़ा सा गलती हुई है, आप कैसे कह सकते हैं गद्दी समुदाय हिमाचल संस्कृति का प्रतीक चिन्ह है। विवरण कीजिए, कितने 250 से 350 शब्दों में लिखना, अंक आपको 5 मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए हैं, आप इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और ढेर सारे क्वेश्चन हैं, पर यहाँ से एक आपका ये मतलब प्री का मान के चलो, ये आपका प्री का क्वेश्चन है। वनखार धार किस जिले में स्थित है, आप आंसर कीजिएगा। वैसे ये जो वनखार धार है ये चंबा के कुक्ति में है। कहाँ पर है, चंबा के कुक्ति में है, ये आपको अच्छे से समझना है। ये आपके लिए प्री का एक क्वेश्चन है। कुक्ति एक गांव भी है, क्या है, एक गांव है। कुक्ति एक धार है। कुक्ति की जब हम बातचीत करेंगे एक खड्ड है। और कुक्ति एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। कुक्ति एक दर्रा है जो लाहौल स्पीति और भरमौर को जोड़ने का काम करता है। इन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। कुक्ति में ही वनखर धार है, जहाँ पर हाल ही में अगर हम बातचीत करें तो हाल ही में कुछ चीज़ें जो है देखने को मिली है जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको देखिएगा, यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी है। अवैध शिकार के चलते हुए हिमालय आइबेक्स की संख्या में कमी आ रही थी, लेकिन अभी हाल ही में ये मतलब कल की परसों का न्यूज़पेपर था, चंबा के वन्य जीव अभयारण्य जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर क्या मिला है, आइबेक्स के झुंड दिखाई मिले हैं। आइबेक्स जो है ये लाहौल स्पीति में भी देखने को मिलता है और साथ में चंबा में भी देखने को मिला है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। और यहाँ से मैंने ये क्वेश्चन बनाया था। लाहौल स्पीति के बाद चंबा में जो है ये आइबेक्स जो आपको एक मतलब झुंड है वो देखने को मिला है। ये सर्वे किसने किया, ये सर्वे जो है हमारा जो वन्य प्राणी विभाग की टीम थी, उन्होंने ऐसा काम किया और उन्होंने रिपोर्ट दी। ये आपको अच्छे से याद रखना। और यहाँ से मैंने ये क्वेश्चन उठाया जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो कल का हमने मतलब सेशन किया था उसमें था, भारत में मैंने पूछा था कि सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है। और ये क्वेश्चन आप अच्छे से इसको करेंगे कि भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नंबर आता है। मुझे बताइएगा अंडमान निकोबार द्वीप की बातचीत करें तो यहाँ पर कौन सा एक्टिव वॉल्केनो है, कौन सा जिसको हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं वो कौन सा है, और यहाँ पर कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है, ये आपको आप अच्छे से बताना है। ये हमारे लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था, 5-7 क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, दूसरे दिन आंसर बताए जाते हैं। 19 सितंबर 2023 को संविधान में 128वां संशोधन हुआ। कितना संशोधन हुआ था, 128वां संशोधन हुआ, जो आपको अच्छे से याद रखना। ये जो है 128वां मतलब बिल है, 2023 को लोकसभा में पेश किया गया और इसे नारी वंदन अधिनियम कहते हैं। इसमें महिलाओं के लिए जो है लोकसभा और राज्य विधानसभा में 1/3 सीट की जो रिजर्वेशन है वो दे दी गई। मुझे बताइएगा, ये मैंने तो बिल बताया, ये जो नारी वंदन अधिनियम है ये कितनवां एक्ट बना हुआ है, कितने नंबर का एक्ट है, ये मुझे बताने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है इसको आप यूज़ कीजिएगा। कहाँ पर यूज़ कीजिएगा, जब आप हिमाचल प्रदेश में वनों के ऊपर लिख रहे हैं, कहीं पर्यावरण संरक्षण की बातचीत आती है तो वहाँ पर इस लाइन को यूज़ कीजिएगा। इन न्यूज़पेपर में आया था कि मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना क्या है। पहले तो मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना का उद्देश्य क्या है, वनों को सुरक्षित करना, ये आप अच्छे से समझिएगा, वनों को अच्छे से सुरक्षित करना। दूसरी बात क्या है कि ये जो हमारे हिमाचल प्रदेश में इसको प्रोत्साहन देने वाली जो एजेंसी और जायका है, और ये जायका एजेंसी जो है जापान की है, ये आपको प्री में भी हेल्प करेगा। और जब मेन लिख रहे हैं और कहीं भी वनों के बारे में जब आप चर्चा कर रहे हैं तो वहाँ पर इस लाइन को आप मतलब इस पूरे पॉइंट को लिखकर अपने आंसर को अच्छा बना सकते हैं। फिर यहाँ पर जो है कुछ एक पॉइंट रखे हैं जो आपके प्री के लिए भी हेल्प करेंगे और मेन के लिए भी। हिमाचल में हरित आवरण को, हरित आवरण का मतलब है कि वनों का ज़्यादा से ज़्यादा रेशो हो, उसको बढ़ावा देने के लिए 2030 तक हिमाचल प्रदेश में 30% वनों को बढ़ाने की बातचीत की गई है। जब आप ये चीज़ें अच्छे से सीख रहे हैं तो आपको एक चीज़ तो क्लियरली समझ आ रही होगी। क्या आप सोचेंगे तो मैं क्या चीज़ क्लियरली आ रही है। मैंने आपको कई बार बताया हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य कब बनाया जाएगा, हरित राज्य कई बार मैंने पढ़ाया है, शायद आप अगर भूले नहीं तो हरित राज्य कब बनाया जाएगा। और हरित राज्य बनाने के साथ साथ ही हिमाचल सरकार ने राजीव स्वरोजगार योजना चलाई है, उसके तहत ये
एक घोषणा करके रखी है कि हम डैश डैश डेट को क्या करेंगे, हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य बनाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप करने की कोशिश कीजिएगा। कई बार, ढेरों बार, हजारों बार मैंने आपको बताया है, कमेंट में लिखिएगा कि कब ये उन्होंने प्रयास किया है। तो ये क्वेश्चन भी आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, आपको पता चल गया, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसके अलावा जितने भी बच्चे हैं जो अगर एलाइड की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर वो क्लासेस लेना चाहते हैं, और स्पेसिफिकली मेंस की क्लासेस के लिए मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि अगर आप प्री निकाल भी लेते हैं, मान लो प्री निकाल लिया, तो मेन का अलग सा ही भंडार रहता है, उसमें अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और उसमें हिमाचल का काफ़ी ज़्यादा रेशो रहता है और करंट का रेशो काफ़ी ज़्यादा रहता है। जब आप एलाइड सर्विसेज का अगर पेपर देखे हैं या आगे भी जब होगा तो ये रेशो रहेगा। तो उसकी क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इस पे क्लासेस मैं ले रहा हूँ, और ये ऑनलाइन जो मंच है, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। इसके अलावा आप जो है कैसे जुड़ेंगे, तो बिहारी क्वेस्ट के माध्यम से क्लासेस करवाई जाती है। ये ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन आप आना चाहें तो आ सकते हैं। नंबर आपके सामने यहाँ दे के रखा है। आपको क्या क्या मिल रहा है इसमें, तो ये तो आपकी मेन के लिए तैयारी हो रही है, जो HPG के और करंट अफेयर है। साथ में इसमें प्री में भी ये हेल्प करेगा। साथ में क्या रहेगा कि आपको जो PYQ है, यानी कि जो मॉक टेस्ट है, वो भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। अगर कोई बच्चा मॉक टेस्ट भी लेना चाहता है तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकता है। मॉक टेस्ट के लिए, मॉक टेस्ट ऐसा नहीं कि इसी के लिए मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। मॉक टेस्ट जो है किस किस के लिए मिल रहे हैं, अगर आप TST की तैयारी कर रहे हैं, जो आने वाला पेपर जब भी होगा, तो TST हिमाचल प्रदेश का जो TST का पेपर है, या HP पुलिस की जो बातचीत करें तो उसकी अगर आप तैयारी करें तो उसके भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। TST के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। या अन्य पेपर जैसे पटवारी का पेपर आएगा तो पटवारी के पेपर के लिए, या सेक्रेटरी का पेपर आता है, मीन्स हिमाचल प्रदेश के जितने भी पेपर आएंगे उसके लिए अगर आप मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो वो मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं। आपको कैसे वो मॉक टेस्ट अवेल होंगे, जो ये पटवारी है, गलत लिखा गया, इसको मुझे ठीक करने दीजिएगा, पटवारी है, या फिर जो सचिव है, या हिमाचल प्रदेश के अन्य कोई भी पेपर जहाँ पर आपको GS देखने को मिल रहा है उसके मॉक टेस्ट अवेलेबल है। जहाँ पर आपको लैंग्वेज देखने को मिल रही है उसके मॉक टेस्ट अवेलेबल है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट कैसे करना है, ये नंबर है, उस पर आप फ़ोन कीजिएगा और आप इन मॉक टेस्ट को ले सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी क्या बोलते हैं एलाइड सर्विसेज का जो पेपर है, उसकी अगर कोई बच्चा डिजिटल ई-बुक लेना चाहता है, किसके लिए डिजिटल ई-बुक, ये मेंस के लिए है। ये आपको इसमें आंसर प्रैक्टिस की एक बुक मिलेगी पूरी की पूरी, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो इस डिजिटल बुक में आपको साथ में मॉडल आंसर भी देखने को मिलेगा लिखा हुआ उसमें, उसको भी आप स्टडी कर सकते हैं, अपना पहला आंसर लिख सकते हैं, फिर उससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं कहाँ कमी रही। तो इससे क्या होगा, आपकी जो आंसर राइटिंग स्किल है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये था आज का सेशन। आई थिंक आपको अच्छे से ये पसंद आया होगा, और जो बचा हुआ है उसको कल करेंगे। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो आ सकते हैं बेटा, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको अच्छे से समझनी है। यहाँ पर इस 2 क्वेश्चन आपके लिए मैंने दिए हैं। ये एक तो आप कैसे कह सकते हैं कि गद्दी समुदाय हिमाचल संस्कृति का प्रतीक चिन्ह है, विवरण दीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है गांधी जी के सत्याग्रह का क्या अर्थ है, इसके गुणों की चर्चा कीजिए, वर्तमान में इसका क्या औचित्य या महत्व लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर महत्व लिख सकते हैं, क्या औचित्य है, क्या महत्व है। तो आई थिंक आप इस सेशन को एंजॉय किए हैं। धन्यवाद। जय हिंद।